Today we have to start off with this March 2023. This is a paper 3. अच्छा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एंड मोमेंट्स पे आके जब एग्जाम्स करीब होते हैं, जाहिर है जब अगले महीने एग्जाम है, तो आपने कोर्स रिवाइज किया होता है, नोट्स रिवाइज किए होते हैं, और 100% शायद कोर्स याद नहीं हो जाता। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है A2 के अंदर कि 100% कोर्स याद हो जाए, 100% आंसर राइटिंग टेक्निक्स के ऊपर ग्रिप आ जाए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द ट्रू फैक्ट्स ऑफ बिजनेस A2 कि आंसर राइटिंग के ऊपर भी 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। A2 के अंदर आपको कुछ ना कुछ चीजें मुश्किल लगेंगी। ठीक है, वी विल ट्राई कि हम सारी जो क्लासेस होंगी अभी ऑनलाइन जितनी भी ज्यादा, हम उनमें एक एक प्रॉब्लम पे बात करें, जो जो आपकी क्यूरीज हो उस पर हम डिस्कशंस लगाएं। ज़ाहिर है आंसर राइटिंग अब हमारा सिग्निफिकेंटली, मैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आंसर राइटिंग बढ़ा दूंगा बहुत सिग्निफिकेंटली और ज़्यादा, ताकि ज़ाहिर है जो प्रॉब्लम्स हो वो उसको हम केटर करें। लेकिन A2 एग्ज़ाम, बिजनेस A2 एग्ज़ाम का ट्रू फैक्ट ये है कि आप 100% कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते कि मुझे सब कुछ आ गया 100%। You have to make sure that you know the majority of the content, you know how to write answers। ठीक है, वो 100% जो AS लेवल में कॉन्फिडेंस फील होता है वो A2 लेवल्स पे नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा A2 के अंदर ये होता है कि ओवरऑल आपने कोर्स पढ़ा हुआ हो। A2 के अंदर ये होता है कि आपने ओवरऑल कोर्स में से समझो 70-75% अच्छी ग्रिप है आपके पास, और आंसर राइटिंग में भी हमेशा 100% कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है। सो बी वेरी ओके विद दिस, एंड इंशाल्लाह विद टाइम, अब जैसे जैसे हम देखना ये ऑनलाइन क्लासेस बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे, तो तुम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल और बेहतर होता चला जाएगा। और आंसर A2 लेवल्स के अंदर मतलब 100% परफेक्शन पे नहीं जाने की कोशिश करना, या किसी भी एग्जाम के अंदर 100% परफेक्शन को मत ढूंढना। ऐसा मत सोचना कि मैं 100% कोर्स समझ आ जाए, 100% मेरी आंसर राइटिंग पे ग्रिप आ जाए। परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट। यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट, दैट्स हाउ यू थिंक। हाँ जाहिर है अभी प्रॉब्लम्स होंगे, अभी हम बैठ के 1-to-1 भी डिस्कशन लगा लेंगे। फिर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम आता है और मुझसे बात डायरेक्ट करनी है तो हम अनम्यूट करके भी बात करेंगे। लेकिन पॉइंट इज कि ट्राई टू जस्ट लोअर डाउन योर बैरियर ऑफ एक्सपेक्टेशंस सो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशंस, रादर देन जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि नहीं मैं बेस्ट से बेस्ट सब कुछ ही बेस्ट कर लूँ और मेरा तो पता नहीं 100% मार्क्स आ जाए। तो दैट थॉट प्रोसेस वुड नॉट हेल्प यू टू गिव गुड परफॉर्मेंस। सही है, तो थोड़ा सा बैरियर्स और एक्सपेक्टेशंस नीचे लाना होता है, और आहिस्ते आहिस्ते देखना तुम लोग खुद ब खुद कंफर्टेबल भी हो जाओगे और ज़्यादा। और अगेन एक और बात ये कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई चीज़ जो तुम लोग समझते हो कि पढ़नी है या बात करनी है, तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर क्यूरीज, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, ताकि जब हम 1-to-1 डिस्कशन लगाएं तो तुम्हारे पास वो क्यूरीज रेडी होने चाहिए हैं कि यार सर ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, ये 6 प्रॉब्लम्स हैं, ताकि मैं कोई बैठ के या 1-to-1 समझाऊं तो तुम लोग स्पेसिफिक मुझसे बात कर सको। ठीक है, so today we have to start this February March 2023 variant 32। This is a paper 3। कोई याद दिला सकता है कि पेपर 3 जो है उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास? हाउ मेनी क्वेश्चंस? आई वांट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगेन ऑनलाइन क्लास चल रही है, चैट ऑप्शन एक्टिव है तुम्हारे पास। चैट को जितना ज्यादा सही से यूज करोगे उतना तुम्हारा ही फायदा है अल्टीमेटली, क्योंकि जब तुम कुछ भी लिखते हो मैं यहाँ पे रीड करता हूँ तो तुम्हारा अपना भी असेसमेंट हो जाता है। पेपर 3 में कितने क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास? 5। ठीक है, और 5 क्वेश्चंस कितनी देर में करने होते हैं? 1 hour and 45 minutes। 1 hour 45 minutes का मतलब क्या है कि टोटल कितने मिनट्स होते हैं हमारे पास? टोटल कितने मिनट्स होते हैं? 95 नहीं, 105 मिनट्स, 105 मिनट होते हैं। ठीक है, और 105 मिनट के अंदर हमें 5 सवाल भी करने हैं, और ये एक केस भी रीड करना है। और इस एक केस का जो अभी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका क्या नाम है? फ्री व्हीलिंग बीन, FWB, फ्री व्हीलिंग बीन। आई एम गोइंग टू रीड द केस टुडे। प्रॉपर रीडिंग करते हैं जरा केस की, ताकि हमें समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा है। सही है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। FWB, बिजनेस का नाम क्या है? FWB। अच्छा, एक और बार याद दिलाएं कि हमारा रोल क्या होगा एग्जाम में।
हम एक तो ये सोच सकते हैं कि हम एक बिजनेस A2 लेवल के स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देने गए हैं, और सेकंड पर्सपेक्टिव जो मैंने हमेशा बताया है कि वो हमारा क्या रोल है, दैट वी आर अ बिजनेस एडवाइजर। गुड। और ये जो FWB है, इसको हम क्या समझें कि ये हमारा कौन है? बिजनेस। बताओ 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 जल्दी जल्दी, शाबाश। ये हमारा बिजनेस क्लाइंट है, ठीक है। और ये बिजनेस क्लाइंट हमारे पास आया है, वो हमें अपनी स्टोरी सुना रहा है। हमें वो स्टोरी सुननी है, वो हमें स्टोरी समझनी है, और हमें यूं इस पर्सपेक्टिव से रीड करना है कि समझो कि इट्स अ रियल लाइफ बिजनेस। वी जस्ट डोंट रीड इट लाइक अ व्हाट्सएप मैसेज, वी रीड इट लाइक अ प्रॉपर रियल लाइफ बिजनेस केस, ताकि हम जब आंसर लिखें तो आंसर राइटिंग हमारी थोड़ी एडवाइजरी मोड में होनी चाहिए। It should be like we are talking to FWB. We are talking to the person that actually has just come to us. ठीक है। फ्री व्हीलिंग बीन केस रीड कर रहा हूं। Makina Kisi set up FWB in country K in 2016. FWB owns 200 vans from which it sells organic drinks such as coffee, tea, and freshly processed seasonal fruit juice for customers to take away. ठीक है भाई। 200 वैन्स हैं हमारे पास। कंट्री के में हमने सेटअप किया था 2016 में। और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? बेसिकली नेचुरल ड्रिंक्स हम सेल करते हैं और टेक अवे सर्विस देते हैं, ठीक है। नो डाइन इन, नो डाइन इन, ओनली टेक अवेज। Customers can also purchase snacks such as cookies and muffins. Each three-wheeled van has all the equipment necessary for producing hot and cold drinks and selling snacks. ठीक है भाई, कितनी वैन्स हैं हमारे पास? 200 वैन्स हैं। समझो सुजुकी टाइप कोई बड़ी गाड़ी होगी, हाईएस्ट टाइप बड़ी गाड़ी होगी, और 200 गाड़ियां हैं हमारे पास, और हर गाड़ी के अंदर हम कॉफी, टी, जूसेस, कुकीज, मफिन्स, इस तरह की सारी चीजें ऑफर करते हैं, और टेक अवे सर्विस है। The vans operate mainly in urban locations in country K and serve a variety of customers, including office workers, shoppers, and people enjoying leisure activities. Each van operates within a specific area. There are significant demographic and cultural differences in country K. Levels of income and unemployment also vary across the country. यानी कि कंट्री के अंदर ही फिर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। लेवल्स ऑफ इनकम डिफरेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत डिफरेंट है, ठीक है। कितनी वैन है हमारे पास? 200 वैन है। FWB is a private limited company. Makina is one of the three shareholders and she is the managing director. Makina's brothers are the two shareholders and are also the directors of FWB. ठीक है भाई। मकीना और उसके दो भाई हैं जो ये कंपनी चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और 200 वैन्स हैं इनके पास, और हर वैन के अंदर वो क्या बेचते हैं भाई? कॉफी, टी, जूसेस, कुकीज, मफिन्स। और द वैन्स मेनली ऑपरेट इन अर्बन लोकेशंस। अर्बन लोकेशंस का मतलब क्या है कि मेन सिटीज के अंदर हम काम करते हैं, ज्यादा गांव देहात के अंदर काम नहीं करते। ऑफिस वर्कर्स, शॉपर्स। अच्छा, डेलीगेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या लिखा हुआ है इसमें? देखते भाई, डेलीगेशन कौन से यूनिट में पढ़ा था? तो याद दिलाओ, कौन से यूनिट में हमने डेलीगेशन पढ़ा था? यूनिट नंबर 2। गुड। चैप्टर कौन सा था? कोई याद दिला सकता है चैप्टर का नाम? कौन सा चैप्टर था जिसमें हमने ये डेलीगेशन पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर? क्या बात है, गुड। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वेरी नाइस, गुड, यस। FWB has a centralized organizational structure. Makina and other directors control all key decisions. Each van has a full-time manager and three other employees on zero-hour contracts. Zero-hour contracts. Zero-hour contract का मतलब होता है कि जहां पे हम अपने एम्प्लॉय के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
कि हम कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं देंगे, जब काम होगा तो हम बुला लेंगे और पैसे दे देंगे, और जब काम नहीं होगा तो हम बुलाएंगे भी नहीं और पैसे भी नहीं देंगे। सो हर वैन के अंदर एक मैनेजर है और 3 एम्प्लॉयज है। Van managers report directly to FWB's directors and do not make decisions regarding pricing, promotion, or products. All employees are given extensive training in health and safety and food hygiene. Van managers have competitive salaries, but other employees are paid the minimum wage. Van managers are responsible for ensuring company procedures are followed by employees. They also order inventory from FWB's warehouse and decide the work rotas so that vans can meet customer demand. Van managers and other employees drive the vans and serve customers. ठीक है भाई, वैन मैनेजर जो है उस पर हम काफी रिलाई करते हैं। वैन मैनेजर का मेन रोल है जिसमें वो 3 एम्प्लॉयज को लेके चलता है। ऐसा सीने के ऊपर आ जाता है हमारा वैन मैनेजर, फिर वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है इनका। वैन मैनेजर को हम अच्छी सैलरी देते हैं कंपेटिटिव, लेकिन जो 3 वर्कर्स हैं उनको हम मिनिमम वेज देते हैं, मिनिमम वेज। कंपनी प्रोसीजर्स फॉलो करवाना वैन मैनेजर का काम है, और इन्वेंट्री ऑर्डर करना, वर्क डिसाइड करना कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा। ठीक है भाई। कॉफी बीन्स एंड अदर सप्लाईज आर परचेज सेंट्रली बाय एफडब्ल्यूबी। ये लाइन समझ आइए। कॉफी बीन्स एंड अदर सप्लाईज आर परचेज सेंट्रली बाय एफडब्ल्यूबी, यानी कि एफडब्ल्यूबी के जो हेड्स हैं वो सारी इन्वेंट्री खरीदते हैं। वैन मैनेजर और वर्कर्स को इन्वेंट्री खरीदने में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। Coffee beans and other supplies are purchased centrally by FWB. Makina believes this ensures a consistent brand image throughout Country K. However, many van managers have requested some control over local promotion, products, and where to locate the vans. Makina is concerned about the increasing labor turnover at FWB and the loss of some good van managers in 2022. She is considering delegating more responsibility to van मैनेजर्स। अभी करंटली बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा डेलीगेशन नहीं है, अभी हम बहुत ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन नाउ नाउ मकीना जो है उसको परेशानी है कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और नाउ शी इज कंसिडरिंग टू डेलीगेट मोर टू द एम्प्लॉयज। अ न्यू मार्केटिंग मिक्स। अच्छा लेट्स सी क्या बिजनेस चला रहे हैं हम। हमारे बिजनेस का नाम है FWB। We started our business in Country K in 2016. We have 200 vans. Then we sell coffee, tea, juices, cookies, muffins from those vans. Then हमारी टारगेट ऑडियंस भी गिवन है, और कंट्री के अंदर ही समझो पूरे मुल्क में ही डेमोग्राफिक चेंजेस, कल्चरल डिफरेंसेस हैं काफ़ी सारे। और अभी तक हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है। देयर इज अ वैन मैनेजर इन ईच वैन एंड देयर आर 3 वर्कर्स, एंड देन फिर उसके रोल्स हमें समझाए हुए। A new marketing mix. FWB uses the same marketing mix throughout Country K. Marketing mix में कितने elements होते हैं? How many elements? 4 P's, ना? Product, price, place, and promotion. FWB uses the same marketing mix throughout Country K. वैसे ये कैसी स्ट्रैटेजी है कि पूरे मुल्क में आप सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सेम प्रमोशन, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। जैसे मैकडोनल्ड्स है अगर, तो मैकडोनल्ड्स पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की चलो अगर बात करें तो पूरे पाकिस्तान में सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सेम प्रमोशन, सेम प्लेस रखता है, स्टैंडर्डाइज होता है। सो इसी तरह से FWB यूजेस द सेम मार्केटिंग मिक्स थ्रू आउट कंट्री के। Prices and products are the same in all locations. Prices and products are the same in all locations. FWB's objective for 2023 is to increase each van's revenue by 15%.
Using past revenue data and market reports, the marketing director is considering how price changes and increased promotion might impact units sold and revenue. He estimates that increasing the price of coffee from $2 to $2.3 will decrease the demand for the coffee from an average of 180 to 170 cups per day. He also estimates that the promotional elasticity of demand is 0.8. In 2022, FWB spent $200,000 on advertising and the revenue was $40.5 million. कोई मुझे बता सकता है कि ये जो दो तीन लाइन है लास्ट की, from lines 29 till 33ish, ये जो लाइंस है, ये जो डेटा है वो हमें किस टॉपिक की तरफ डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? प्राइस के चेंजेस दिए हुए हैं, डिमांड के चेंजेस दिए हुए हैं, इलास्टिसिटीज, वेरी नाइस। ये इतनी सारी कहानी जो लिखी हुई है क्लियरली वो इलास्टिसिटीज के ऊपर हमें लेके जाना चाह रहा है। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज दैट वी हैव स्टडीड: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द मार्केटिंग डायरेक्टर विल डिसाइड ऑन अ न्यू मार्केटिंग मिक्स नेक्स्ट मंथ। ठीक है भाई। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? गवर्नमेंट लीगल चेंजेस। गवर्नमेंट लीगल चेंजेस, लीगल चेंजेस आ गए भाई, कानून आ गया। A new government has just been elected in country K. The government has promised to protect workers' legal rights and increase incomes of the low paid. ओहो, मतलब इनकम मिनिमम, लीगल मिनिमम वेज लॉ में कुछ चेंज आ रहा है। तो अगर मिनिमम वेज बढ़ जाती है, वैसे ही हमारे पास हर वैन के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं जो मिनिमम वेज में, कोई बता सकते हैं? इन ईच वैन हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू वी हैव who are paid a minimum wage? 3 employees, not one, 3। एक तो मैनेजर है और 3 वर्कर्स है ना, और 3 वर्कर्स को हम मिनिमम वेज देते हैं, ये लिखा था, ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब अगर हर वैन में 3 एम्प्लॉयज हैं और इसका मतलब है कि 200 वैन है हमारे पास, तो 600 एम्प्लॉयज हैं। और गवर्नमेंट ने अगर अनाउंस कर दिया कि यार ये कानून आ रहा है कि भाई मिनिमम वेज जो है वो बढ़ जाएगी। A new government has just been elected in country K. The government has promised to protect workers' legal rights and increase incomes of the low paid. हाँ, 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, लेकिन आप उनको बुलाओगे, अगर अगर नहीं बुलाओगे तो पैसे नहीं देने, लेकिन जब आप उनको बुलाओगे तो मिनिमम वेज तो देनी पड़ेगी ना। अगर नहीं बुलाओगे तो नहीं देनी, फ्लेक्सिबिलिटी है, बट इफ यू कॉल देम फॉर वर्क देन यू विल हैव टू पे देम द मिनिमम वेज एटलीस्ट, राइट? तो फ्लेक्सिबिलिटी उसका फायदा होता है 0 आवर का। A new government has just been elected in country K. Good question. The government has promised to protect workers' legal rights and increase incomes of the low paid. The government also plans to protect consumers by increasing regulation of business activities in food and drink industry. The government minister for the environment has also proposed legal controls to reduce waste from plastic packaging and CO2 emissions from vehicles. FWB's directors are considering how to prepare for these proposed legal changes. Now, ये वो कानूनन चेंज आ गया, या बेसिकली इन्वायरमेंटल चेंजेस के ऊपर दिया हुआ है। ये कौन से यूनिट का पॉइंट है, कोई बता सकता है? ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के ऊपर बातें हो रही हैं, ये यूनिट नंबर 1। गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 है ये, जिसमें इन्वायरमेंट लीगल चेंजेस आ रहे हैं कुछ। और ये वो चेंजेस होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करने ही होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगे या ना लगे। पेस्ट जो हमने पढ़ा था, वेरी नाइस। और पेस्ट में से भी ये ईएसटी नहीं है, ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल चेंजेस के ऊपर बात हो रही है। अच्छा, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, ये कौन सा यूनिट आ गया? इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, यूनिट नंबर 4। वेरी नाइस, गुड। Makina is reviewing operational efficiency at FWB. She is concerned with the amount of waste products, including inventory that has deteriorated, that must be disposed of.
इन्वेंट्री हमारी बहुत खराब हो रही है. However, there have also been occasions where when vans have had insufficient inventory to meet demand, FWB has many suppliers and coordinating deliveries is difficult. Makina is considering investing into ERP, Enterprise Resource Planning. An ERP supplier has provided FWB with an estimate of projected net cost saving for a system with an initial capital cost of $650,000. The supplier advised Makina that the ERP system would have a residual capital value of $0 after 5 years. और बेसिकली हमारा एफिशिएंसी लेवल बहुत ख़राब हो गया है, इन्वेंट्री ख़राब भी हो रही है, कहीं कहीं इन्वेंट्री शॉर्टेज का मसला भी चल रहा है, सप्लायर्स बहुत सारे हैं, डेटा बहुत सारा है. तो अब हम सोच रहे हैं कि हम ये नया ERP सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करें, और उससे रिलेटेड फिर हमें इन्वेस्टमेंट जो करनी होगी वो इन्वेस्टमेंट है $650,000. ERP क्या होता है? ERP वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी डेटा होता है उसको एक जगह पे लाके समराइज कर देता है. क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, उसमें इतना डिफरेंट तरह का डेटा है, कस्टमर्स का डेटा, फाइनेंशियल डेटा, एम्प्लॉयज का डेटा, इन्वेंट्री का डेटा, इतना सारा डेटा है. तो उन सारे डेटा, सारी इंफॉर्मेशन को जो एक जगह पे लाने के लिए सॉफ्टवेयर्स परचेज किए जाते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स, ERP. और कितने साल की लाइफ है? 5 साल की लाइफ है. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के नाम से ये कुछ गिवन है मेरे पास. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बताओ तो, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने की कितनी टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं? अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को, जैसे ये प्रोजेक्ट है ना कि हम नया सॉफ्टवेयर ले रहे हैं ERP, किसी भी प्रोजेक्ट को क्वांटिटेटिवली अप्रेज करने की कितनी टेक्निक्स हैं जो हमने पढ़ी हैं? 3. बता सकते हो कौन कौन सी? एक तो पे बैक पढ़ा है, 3 पढ़ी है मेनली, 3. पे बैक है, देन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू है. वेरी नाइस. ठीक है. अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, ये कौन सा यूनिट आ गया? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यूनिट 5 शुरू हो गया. वेरी नाइस. गुड सीन ये होता है कि केस में जो है ना वो हेडिंग्स दी हुई होती हैं, तो अगर पढ़ा हुआ कोर्स सही से होगा तो फिर ये टॉपिक्स आपको क्लिक करेंगे. मकीना wants to focus on Makina wants to focus FWB's future growth on expansion to international markets. International markets, यूनिट नंबर 3 भी है इसमें. थोड़ा सा हम नई मार्केट्स में जाना चाह रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाने के, नए मुल्क में जाने के डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, लेकिन फिर बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं वहाँ पे. ज़ाहिर है उसके फिर कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, सप्लायर्स, कंपेटिटर्स, कस्टमर्स. It's not easy to go into international markets, but if you go into international markets, then definitely there will be a lot of benefits for your organization as well. So Makina wants to focus FWB to future growth on expansion to international markets. However, she is unsure how best to progress this strategy, so she has asked the finance director to prepare an analysis of FWB's performance to help with the decision making. Selected ratios from his analysis are shown in table 1.2, and finance director ने हमें डेटा दिया है 2 साल का. 31, क्योंकि जाहिर है जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहोगे तो आप पहले अपनी पोजीशन को एनालाइज करोगे, देखोगे कि करंट बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या सीन है. सो इफ वी असेस द करंट रेशियो, सो करंट रेशियो से हमें क्या पता चलता है? what can we assess from this current ratio? What position of the company can be assessed from analyzing this current rate? कोई बता सकता है? करंट रेशियो देखने से मुझे कंपनी की क्या पोजीशन? गुड. कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन का मुझे अंदाजा होता है कि एक कंपनी जो है वो कितनी आसानी से अपने शॉर्ट टर्म डेट्स पे करने की कैपेसिटी रखती है
क्या वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को कवर करने की कैपेबिलिटी रखती है कंपनी या नहीं रखती है। उसके लिए हम देखते हैं करंट रेशो। तो करंट रेशो जो है वो दोनों सालों में है 1.3:1। सो व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक? बताओ जरा, पार्टिसिपेट करो चैट पे कि लाइक इज द परफॉर्मेंस satisfactory और unsatisfactory? The liquidity position of this company with this ratio is satisfactory or unsatisfactory? It's satisfactory. Nice. Why? Because it's 1.3:1, जिसका मतलब ये होता है कि हर $1 की करंट लायबिलिटी के लिए कंपनी के पास $1.3 के करंट एसेट मौजूद हैं, और उनके पास इतने करंट एसेट्स हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को कंफर्टेबली पे कर सकते हैं, विच इंडिकेट्स that this FWB company is in a good liquidity shape. Because if you are going into international markets, and if the liquidity position would not have been good, if the liquidity position would not have been satisfactory, तो फिर उस वक्त आप इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं एक्सपैंड करते, क्योंकि वैसे ही आपके अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे होते तो पहले तो आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सेट करते, फिर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्योंकि एक्सपेंशन आप करोगे तो उसमें बहुत पैसे चाहिए होंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर आपका बिजनेस फेस कर रहा होगा ना, तो फिर उस टाइम पे आप इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं जाते। गेयरिंग, ओके, गेयरिंग, इफ वी सी द गेयरिंग रेशियो, गेयरिंग इज आल्सो नोन एज द डेट रेशियो। बेसिकली गेयरिंग क्या बताता है? गेयरिंग बताता है कि एक बिजनेस जो है वो कर्जे पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। तो लास्ट ईयर द गेयरिंग वाज 35%, दिस ईयर द गेयरिंग इज 45%। गेयरिंग बढ़ गई है, इसका क्या मतलब है? अगर गेयरिंग बढ़ रहा है तो क्या हुआ होगा, कोई बता सकते हैं? मतलब अगर गेयरिंग रेशियो लास्ट ईयर वाज 35% एंड दिस ईयर इट इज 45, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शायद कंपनी ने लोन्स लिए हैं नए, इंक्रीज डेट, इंक्रीज बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक, नॉन करंट लायबिलिटीज बढ़ गई है। वेरी नाइस। प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें, तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा 6.4% से 5.3% पे आ गया है। और दिस इज अ नेगेटिव चेंज, बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन का कम होने का मतलब यह है कि हमने अपनी सेल्स को प्रॉफिट में बहुत अच्छे से कन्वर्ट नहीं किया है। और प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ने का, खराब होने का रीजन प्रॉब्लली ये हो सकता है कि शायद हमारे खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और इसने बताया भी था कि इनएफिशिएंसीज बढ़ रही हैं, वेस्टेजेस ऑफ इन्वेंट्री बढ़ रही है, कहीं कहीं हम कस्टमर डिमांड को भी फुलफिल नहीं कर सके थे, है ना। तो इस वजह से शायद हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी खराब होता हुआ, क्योंकि जो जाहिर है प्रॉब्लम्स होंगे वो अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर ही लैंड करेंगे ना। अच्छा, इफ यू असेस दिस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सो लास्ट ईयर वाज इट वाज 4.9%, एंड दिस ईयर our return on capital employed is 4.2%. This has also decreased. And ROS, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर कम हो रहा है, इसका मतलब है कि जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है, जो कैपिटल इस बिजनेस में एम्प्लॉयड है, उस पे हमने परसेंटेज फॉर्म में रिटर्न कम कमाया है, जो कि अगेन नेगेटिव चेंज है। क्योंकि जाहिर है जब मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा कैपिटल लगा हुआ होता है, तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंजॉय करूँ। But the ROCE is actually decreasing, which is again a negative change. And इस टाइम पे आप इंटरनेशनल मार्केट पे जाने का सोच रहे हो, जब आपके प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो रहे हैं और रोस भी कम हो रहा है, तो इट इज अ क्वेश्चन मार्क दैट इज इट द राइट टाइम टू मूव इनटू द इंटरनेशनल मार्केट्स। अच्छा, ट्रेड पेएबल टर्नओवर डेज, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या था? ट्रेड पेएबल टर्नओवर डेज का मतलब क्या था कि ट्रेड पेएबल टर्नओवर डेज का मतलब क्या होता है कि कितने दिन हैं जो हमारे सप्लायर्स हमें अलाउ करते हैं टू पे देम बैक, कि सप्लायर को कितने टाइम में हम पे करना है गुड। तो लास्ट ईयर इट वाज 30 days एंड दिस ईयर इट इज 35 days, विच मीन्स कि हमें अपने सप्लायर से ज्यादा दिन मिल रहे हैं, ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है।
या हमने ज्यादा दिन निगोशिएट कर लिए होंगे शायद, जिसका मतलब है कि गुड यार, जिसका मतलब है कि हमारा कैश आउटफ्लो थोड़ा डिले होगा, जिस it's a better performance, it's a better scene, because if we are getting more credit from our suppliers, then this means that we are probably in a better cash flow position. And the rate of inventory turnover, last year it was 14 and this year it is 12. तो इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो हमारा कम हो गया है। इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या मतलब होता है कि कितनी, दो होते हैं ना, एक होता है इन्वेंट्री टर्नओवर, इसमें लिखा हुआ नहीं है टाइम्स या डेज, पता नहीं क्यों, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब होता है कि कितनी स्पीड में हम अपनी इन्वेंट्री बेच के खत्म कर देते हैं। How quickly a business is able to sell off their inventories, how quickly the inventory is turned over within the business, उसको कहते हैं inventory turnover. एंड इन्वेंट्री टर्नओवर के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर कम हो गया है, जिसका मतलब यह है कि हमने अ, हम्म, अभी अगर लिखा हुआ ही नहीं है कि टाइम्स और डेज, तो ये एक बड़ा मसला है। 12 डेज तो क्या करें, डेज लें कि टाइम्स? अच्छा, अगर नहीं गिवन हो एग्जाम में कि ये टाइम्स है या डेज है, तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आपका जो दिल चाहे आप कर लो। लेकिन लेट्स से अगर आप उसमें टाइम्स कर दो, ठीक है, अगर टाइम्स में लिखता हूं तो मैं फिर मेरा पूरा आंसर टाइम्स पे फोकस्ड होगा। अगर मैं डेज लिख लेता हूं तो फिर पूरा आंसर डेज पे फोकस्ड होगा। बट आई थिंक दिस इज टाइम्स। खैर, तुम लोग अगर डेज करते हो तो डेज के हिसाब से भी लिख सकते हो, टाइम्स लिखते हो तो टाइम्स के हिसाब से भी लिख सकते हो। बट हाँ, डिमांड गिर रही है डेफिनेटली, तभी मैंने टाइम्स लिखा है। लेकिन और वैसे भी कॉफी, टी, शुगर ये सब है, तो जाहिर है समझ आ गई मेरे ख्याल से। और ये जो केस है, इस केस का नाम है FWB, फ्री व्हीलिंग बीन। और केस पढ़ के क्या फीलिंग आ रही है कि कुछ समझ आ रहा है? हाउ डू यू फील अबाउट द केस? इजी, डिफिकल्ट, एवरेज? अब केस रीड किया है, ज़ाहिर है अप्रैल के महीने में है हम, अगले महीने हमारा एग्जाम है। तो अब ये केस रीड करके क्या ऐसा फील आ रहा है कि हाँ यार, कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहे हैं? कॉफी क्रेविंग हो रही है रोजे में, ये भी पॉइंट अच्छा है। बताओ भाई, क्या फील हो रहा है, ऑनेस्टली बताएं जरा। लाइक, डू यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस? कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा यार, ऐसा तो नहीं हो सकता यार। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक आप लोग फील कर रहे हो। हाँ जाहिर है एक आध दो तीन चीजें नहीं भी समझ आएंगी, लेकिन ओवरऑल केस पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन रीडिंग तेज करनी होती है भाई। रीडिंग बहुत तेज करनी होती है, और एंड में हम जाहिर है और भी ज्यादा टाइम को फोकस कर देंगे। लेकिन केस का नाम क्या है? फ्री व्हीलिंग बीन। एंड इज इट क्लियर यहाँ तक? कोई सवाल, कोई बात?